हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुरे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो आप सबका स्वागत है ना अनदर एपिसोड ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज फॉर क्लास 11, क्लास 12, सीबीएसई एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अबाउट द चैप्टर दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन, और इस बार हम बात करने वाले हैं अबाउट अनदर चैप्टर विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th दैट इज द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो देखा जाए पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर शुभम मुरे। मैं पिछले 3 सालों से आप जैसे बच्चों को बायोलॉजी जो है पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ साथ मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है बायो कट्टा, ठीक है, तो वो आप जरूर विजिट कीजिएगा। और इसी के साथ साथ मेरा एक अनदर चैनल है ई कट्टा नाम से, जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। और बायो कट्टा पे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और अभी फिलहाल हाल ही में मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाना चालू कर दिया है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और हम जो है साथ में ये जो बायोलॉजी का सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरती से निभा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। सो देखा जाए जब हम हमारे आसपास जो है देखते हैं, ठीक है, हमें वाइड रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स जो है दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। और कौन सा भी हैबिटेट हो जहाँ पे हमें लिविंग थिंग जो है नजर आते हैं, और ये जो है हमें स्पीचलेस करके रख देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क्स, ठीक है, ये सब हमें सरप्राइज कर देते हैं। हर जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग है, हर जगह एक कम्युनिटी वो फॉर्म करते हैं, हर जगह वो पॉपुलेशन फॉर्म कर देते हैं, उनमें अलग अलग तरह के जो है रिलेशंस होते हैं, ठीक है। और ये सब हमारे ऊपर एक डीपली इम्पैक्ट बनाता है और हमारे मन के अंदर एक ही जो है ये प्रिपेयर करता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज लिविंग, ठीक है, जिंदा क्या है। तो इसका एक तो प्रैक्टिकल जवाब हो सकता है, एक साइंटिफिक रीजन हो सकता है जो हमें बताए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। और इसका एक अलग जो है पर्पस हो सकता है, ठीक है, अलग जो है फिलोसॉफिकल इसका आंसर हो सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जिंदगी का आपका मकसद क्या है। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी सीख रहे हैं, तो हम इस चैप्टर में जो है सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द साइंटिफिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिविंग। जब भी हम ट्राई करते हैं टू डिफाइन ए लिविंग, वी कन्वीनियंटली लुक फॉर द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मन के अंदर चले आते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस एंड मेटाबॉलिज्म। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो मोस्टली लिविंग थिंग्स में नजर आती है। तो चलिए जानकारी लेते हैं इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ, ठीक है। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन मास, और वी कैन से दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो ग्रोथ जो होती है वो मोस्टली होती है थ्रू सेल डिवीजन, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स आर आल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और उनमें ग्रोथ जो होती है वो थ्रू होती है सेल डिवीजन। और प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इनडिटर्मिनेट टाइप की होती है, मतलब वो थ्रू आउट द लाइफ जो है कंटिन्यूसली उनकी ग्रोथ जो है होती रहती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो अप टू सर्टेन एज ही हमें दिखती है, उसके बाद जो है ये ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूस रहता है। जब भी कोई इंजरी हो जाती है टिश्यूज को, जो लॉस सेल्स है वो रिप्लेस की जाती है थ्रू द सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो भी जो है ग्रो होते हैं बाय सेल डिवीजन, ठीक है। और हम ये जो है इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं ना इन विट्रो कल्चर्स, जिसमें हमें दिखता है कि एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ऐसे काउंट करके हम नंबर ऑफ सेल्स उनमें ग्रोथ हो रही है ये देख सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब क्या, वो साइमल्टेनियसली नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे के बाद होते हैं। अप टू द सर्टेन एज तक
ग्रोथ होती है और उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद अप टू द सर्टेन एज ग्रोथ हो जाती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. वन मस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है, कि दैट इंक्रीज इन बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज इन बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ. तो वैसे देखा जाए तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ग्रोथ होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स की बात करें, बोल्डर्स की बात करें, सैंड माउंट जो है वो भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है उनकी, ठीक है, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर लेयर जो है वो ऐड होते रहते हैं. लेकिन ये जो ग्रोथ है वो मोस्टली एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ठीक है, उसे हम अक्रीशन भी कहते हैं. मतलब क्या, बाहर से ग्रोथ होती है, अंदर से नहीं, ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिविंग थिंग्स, ये जो ग्रोथ है ये कैसी होती है, इंट्रिंसिक होती है, मतलब क्या, अंदर से होती है. सो दैट्स व्हाई ग्रोथ जो है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. सो और उसी के साथ साथ ये एक सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है, कि क्योंकि डेड ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो, ठीक है, डज नॉट ग्रो, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर सकते. अगर हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ लाइकवाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम अगर देखें तो रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएबिलिटी दिखती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी जो होती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑफ देयर पेरेंट. तो तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स में हमें तरह तरह के रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर फंगाई की बात करें तो बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होता है, स्प्रेड होता है. ईस्ट हाइड्रा की बात करें तो हमें उसमें बडिंग जो है दिखता है. प्लानेरिया फ्लैटवर्म की बात करें तो उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब एक पार्ट जो ब्रेक हुआ होता है, ठीक है, तो उससे पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाता है. फंगाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनियम ऑफ द मासेस, ठीक है, इसमें जो है बहुत जल्दी दे रिप्रोड्यूस, दे फॉर्म प्रोजेनी बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है. अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमोeba, ये सारे जो है इनमें रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ अ सिनोम ऑफ ग्रोथ. मतलब क्या, जो एक सेल से दो सेल बनती है, मतलब क्या, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स ही उनमें ग्रोथ होता है और वही उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. तो मतलब क्या, दे आर द म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट. हायर प्लांट्स और एनिमल्स में हमने देखा था दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, मतलब क्या, दोनों एक ही होते हैं. सो फर्दर अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो रिप्रोडक्शन उनमें भी जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर हम बात करें मिनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बट दे आर लिविंग, ठीक है. सो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज अ ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है विच आर द इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, बट डिफाइनिंग फीचर जो है हम रिप्रोडक्शन को नहीं कह सकते हैं अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अनदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज द मेटाबॉलिज्म, ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्टली मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है. दिस केमिकल्स में भी स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शन, ठीक है. वो कॉन्स्टेंटली मेड होते हैं, कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन होते हैं और उनमें से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसके थ्रू हम डे टू डे लाइफ में वर्क जो है वो कर पाते हैं. हमारी बॉडी में लाखों, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली जो है होती रहती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टीसेलुलर, दोनों में जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली होती रहती है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी, ठीक है. इट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. And very important point, that is no non-living object exhibit metabolism. It is an defining feature of an living organism, ठीक है. मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम बॉडी के आउटसाइड, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इन अ सेल फ्री सिस्टम, ठीक है. जैसे कि अगर कोई हम
एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ले आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हम उसे परफॉर्म करें तो वो लिविंग रिएक्शन होगी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। हम मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। और जो हम आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो करते हैं इन विट्रो, ठीक है, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर श्योरली द लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। हम में जो एक तरह का पैटर्न होता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म अ सेल, सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू फॉर्म अ बॉडी, टिश्यू फॉर्म अ सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स फॉर्म अ बॉडी। तो ये टिपिकल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो पैटर्न है वो लिविंग थिंग्स में मोस्टली पाया जाता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में। और इसके बाद अगर हम बात करें विच इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू द दिस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। जो कोई भी टाइप का रिस्पॉन्स हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। हमारे आजू बाजू जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, लाइट हो, टेम्परेचर हो, उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है, ग्रेविटोट्रॉपिज्म होता है, जियोट्रॉपिज्म होता है, जो हमने नॉर्मली प्लांट्स में देखने को मिलता है। So all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes, they can sense and respond to the environmental cues, ठीक है, environmental सारे conditions के they can react, ठीक है। अगर हम बात करें फोटो पीरियड, जैसे कि अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो अपने आजू बाजू जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। सो इससे हम एक ही बात कह सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें इसमें भी एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। हमें एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमें मालूम होता है कि हम कर क्या रहे हैं। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाकी पाया नहीं जाता है, ये सिर्फ एबिलिटी है, ये सिर्फ ह्यूमंस की ही एबिलिटी है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज एन एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग, नॉट ऑल लिविंग बीइंग, ओनली ह्यूमन बीइंग्स। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। हम सब में एक एबिलिटी होती है टू सेंस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, टू सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। वो रिस्पॉन्स किसी भी टाइप का हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है। हम अपने आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट जो है सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। प्लांट्स में भी ये एबिलिटी हमें देखने को मिलती है। प्लांट में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स। तो सभी ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करें फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यूकैरियोट्स, they all have ability to sense and respond to the environmental cues। जैसे कि फोटो पीरियड जो है मोस्टली अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बीइंग में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब हमें मालूम होता है कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि मैं अभी पॉडकास्ट जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप पॉडकास्ट जो है सुनने वाले हैं, ठीक है, या सुन रहे हैं, तो आपको मालूम है आप कर क्या रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ये जो एबिलिटी है वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं नजर आती, ये सिर्फ आपको ह्यूमन बीइंग में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें ह्यूमन बीइंग्स की तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिफाइन अ लिविंग स्टेट, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नहीं, बहुत कम ह्यूमन बींग्स, सॉरी, क्योंकि
उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वो कोमा में होते हैं, तो उस स्टेट को हम लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि उनके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि हार्ट एंड लंग्स, उनको जो है रिप्लेस करके उनके फंक्शंस को वो मशीन्स ने लिया होता है, ठीक है, और उनमें कोई भी प्रकार की कॉन्शियसनेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती, मतलब सेल्फ कॉन्शियस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहोगे, ठीक है, लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। तो जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है, हमें मालूम होगा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनमें कौन कौन से फिनोमेना है, इनमें कौन कौन से इंटरेक्शंस होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज जो होती है वो जो है वो नॉट सिमिलर होती है, ठीक है, ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट सेल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, मतलब प्रॉपर्टीज जो होती है टिश्यूज की वो अलग होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट सेल्स। सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होती है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट। जो मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट से सेल ऑर्गेनेल जो फॉर्म हुए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, और जो ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, और जो जिन मॉलिक्यूल से ये बने हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, मतलब उनके इंटरैक्शन से इनमें एबिलिटीज आती है। डिफरेंट सेल के इंटरैक्शन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। इंडिविजुअल सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स टिश्यूज में नहीं आता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं आते हैं, ठीक है। वैसे ही ये सारा जो इन्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, ठीक है। पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंटरैक्शंस, जी हाँ, लिविंग बॉडीज के इंटरैक्शंस के थ्रू ही जो है ये फॉर्म होते हैं। तो हम फाइनली एट द एंड हम लिविंग स्टेट को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो हम अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं इतनी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के बाद। दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स विच आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और बायोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये स्टोरी है जिंदगी की ऑन द अर्थ, ठीक है। उसी के साथ साथ ये स्टोरी है ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुआ है हर एक लिविंग स्पीसीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनमें एक तरह का एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल है जो कि डिफरेंट लेवल पे जो है वेरी करते आया है फ्रॉम द पास्ट टू द दिस प्रेजेंट, और आगे भी वेरी करता जाएगा फ्रॉम दिस प्रेजेंट टू द फ्यूचर। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। जैसे जैसे हम अपने इर्द गिर्द या अपने अराउंड देखते हैं वैसे वैसे जो है हमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नजर आते हैं। वो चाहे प्लॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, पेट्स हो, अदर एनिमल्स हो, तो हमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने मिलती है। अगर हम जैसे जैसे अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते जाए वैसे वैसे हमें लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ लार्ज रेंज एंड वैरायटी जो है नजर में आ जाएंगे। अगर हमने किसी डेंस फॉरेस्ट को विजिट किया तो हमें बहुत ज्यादा संख्या में नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नजर में आएंगे। और ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे एरिया जो है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज, वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो है बढ़ते जाएंगे। अगर हम पूरे दुनिया का ऑब्जर्वेशन करें तो देयर आर अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो प्रेजेंटली प्रेजेंट है। और ये सारी वैरायटी जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में नजर आती है इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। और जैसे जैसे नए जो है शोध होते जा रहे हैं, ठीक है, नए नए साइंटिस्ट जो है खोजे किए जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यू एरियाज हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यू स्पीसीज जो है वो दिन ब दिन आइडेंटिफाई होती जा रही है और इस संख्या में बढ़ते जा रही है।
और जैसे कि हमने कहा था कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो अभी दुनिया में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट है, अलग अलग लोकल एरियाज में प्रेजेंट है, और उन लोकल एरियाज में उन्हें अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। जैसे जैसे एरिया चेंज होता है वैसे वैसे उनका नाम भी जो है चेंज होता है। तो अगर कोई स्पीसीज एक से ज्यादा जगह में प्रेजेंट है तो उसको उस प्लेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो है अगर दो लोग अलग अलग एरिया से एक ही स्पीसीज को दो अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और इसी सब चीज़ों के बारे में सोच के हमारे जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने ये तय किया कि हमें एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए कि जिसके थ्रू एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्टैंडर्डाइज नेम होना चाहिए और उसी नेम के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। और ये जो प्रोसेस थी इसे कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। और ये नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, हमें नॉमेनक्लेट करना है तो हमें उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, उसकी स्टडी करनी होगी, उसके क्राइटेरिया जो है वो जानने होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने होंगे और तभी हम उसे नॉमेनक्लेट कर पाएंगे। और ये सारी जो नॉमेनक्लेचर की प्रक्रिया है, जो प्रिंसिपल्स है, वो सारे बायोलॉजिस्ट में एक कोड में जो है वो रखे हैं। जैसे कि प्लांट के लिए उन्होंने कोड रखा है दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए उन्होंने रखा है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इसी में सारे बायोलॉजिस्ट ने जो है वो प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया टू नॉमेनक्लेट दिस ऑर्गेनिज्म जो है वो रखे हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक ही ऑर्गेनिज्म का जो है एक ही नेम होना चाहिए। वो किसी भी दुनिया के पार्ट में जाए उसको उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है, और वो नाम फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। और सारे बायोलॉजिस्ट ने ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया, ठीक है, टू गिव अ साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो मेथड दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसमें मोस्टली दो जो है कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है, पहला जो होता है उसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा जो पार्ट होता है इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम का दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। इसको हम स्पीसीज का नेम भी कह सकते हैं। और ये सिस्टम क्या है, दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये सबसे पहले जो है यूटिलाइज की गई थी बाय साइंटिस्ट दैट इज कार्लस लिनायस, ठीक है। और फिर ये सारे बायोलॉजिस्ट के थ्रू, जो सारे बायोलॉजिस्ट वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उनके द्वारा जो है आज तक यूज की जाती है। चलिए इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं दैट इज ऑफ मैंगो, ठीक है। मैंगो तो हम सबको पसंद है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये क्या है, बायनोमियल नेम है जिसमें मैंजीफेरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस, और इंडिका जो है ये पर्टिकुलर स्पीसीज को या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नॉमेनक्लेचर की जो सिस्टम है इसमें कुछ यूनिवर्सल रूल्स है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। वो लैटिन में होने चाहिए और इटैलिक्स में, जी हाँ, लिखे जाने चाहिए। अगर वो इटैलिक्स में नहीं लिखे गए, वो लैटिन में नहीं है, तो उसको लैटिन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। और ये जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस, ठीक है, जैसे कि हमने कहा था। और सेकंड कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज का नाम जो है वो डिनोट करता है। और ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो अगर हम उसको हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होंगे, तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो हम उसे इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। और फर्स्ट जो ये वर्ड होता है इसका, ठीक है, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और स्पेसिस का जो है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट का जो वर्ड होता है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखा है हमने, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें एम जो है कैपिटल है जीनस का, एम का मैंजीफेरा का, और इंडिका का आई जो है वो स्मॉल है। अगर हमको ऑथर का नेम लगाना है आफ्टर द स्पीसीज, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लीन,
ठीक है। लीन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, दैट इज ये जो स्पेसीज है वो डिस्क्राइब की गई है बाय लिनायस, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट का नेम है ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लास्ट में जो है स्पेसीज के आफ्टर लिखा जाना चाहिए। तो ये जो था, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हमने नॉमेनक्लेचर जो है वो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दैट इज टू क्लासीफाई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो है ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम हर एक स्पीसीज को कन्वीनियंटली उसके कैटेगरीज के हिसाब से जो है वो हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी टर्म जो है ले सकते हैं, कोई भी वर्ड जो है उसके एसोसिएटेड ले सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसे इजीली क्लासीफाई कर सके और इजीली इंटरप्रेट कर सके। जैसे कि अगर हम कुत्ता कहते हैं तो कुत्ता, हमारे सारे जो कलर के कुत्ते हैं, सारे ब्रीड जो हमें मालूम है वो सारे हमारे दिमाग में आ जाते हैं। हम मैमल कहते हैं तो हमें एक सिंपल सा रूप दिखाई देता है मैमल का, मैमरी ग्लैंड्स होती है, हेयर्स होते हैं ऑन द बॉडी, ठीक है। सो ये एक हमारे दिमाग में आ जाता है। प्लांट बोले तो प्लांट, कैट बोले तो कैट। तो मतलब क्या, ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज है जो हमने क्लासीफाई की है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके थ्रू द आवर आइज उनके अंदर देखे हमने, ठीक है। तो हर एक यहाँ पे जो एक कैटेगरी है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज टैक्सा, ठीक है। टैक्सा रिप्रेजेंट करती है, टैक्सा माने की कैटेगरी एट ईच लेवल, ठीक है। मतलब कोई भी कैटेगरी आप लो उसको हम टैक्सा कहते हैं, और ये जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है या कम होता जाता है ये टैक्सा जो है वो बदलते जाते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल। जैसे कि अगर प्लांट बोले हम तो प्लांट एक टैक्सा है जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म बोले दूसरे लेवल पे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म बोले तो वो भी एक टैक्सा है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म भी एक टैक्सा है, ठीक है। तो अगर हम एनिमल्स बोले तो उसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे, तो एनिमल्स ये भी एक टैक्सा है। उसमें हम मैमल्स बोले तो सारे मैमल्स उसमें आ जाएंगे, तो ये भी एक टैक्सा है। डॉग्स बोले तो सारे डॉग्स, कैट्स बोले तो कैट्स। तो मतलब जैसे जैसे लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा, वैसे वैसे टैक्सा जो है वो डिफरेंट लेवल पे बदलता जाएगा। और इसी को, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं इनटू द डिफरेंट टैक्सा, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। और ये जो टैक्सोनॉमी की जो ये फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है, जिसमें आता है एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, कैसे सेल से बना है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। फिर उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे है, कैसे वो इवॉल्व हुआ है। उसके बाद इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है। और ये सारी बातें जो है वो इसेंशियल होती है फॉर द टैक्सोनॉमी, और यही सारी बातें जो है वो बेसिस बनाती है ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। इस टैक्सोनॉमी में बहुत सारी स्टेप्स होती है। उसमें सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड एट द एंड नॉमेनक्लेचर। देखो, अगर कोई भी नई स्पीसीज हम फाइंड आउट करते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो नई स्पीसीज है, तो सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है हम उसको जो है डिफाइन करेंगे। जैसे कि 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी नॉन स्पीसीज से मैच करते हैं तो वो हमें पता चल जाएगा, और अगर नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो किस स्पीसीज से रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासीफाई कर देंगे। और फिर अगर वो नई स्पीसीज है तो हम उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि उसको हम नया जो है नाम दे देंगे। और ये सारी प्रोसेस जो है वो बनाती है टैक्सोनॉमी। और ये जो टैक्सोनॉमी है ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। सदियों से ह्यूमन बींग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहा है इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और सदियों से ह्यूमन बींग को आदत है टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उसकी जो ये जो वैरायटी है, ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, इसमें इंटरेस्टेड जो है वो काफ़ी सालों से जो है ह्यूमन बींग रहा है। और ये जो फील्ड है, ठीक है, ये जो फील्ड है जिसमें हम डाइवर्सिटी, जो ये डाइवर्सिटी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो हम स्टडी करते हैं, उसमें रिलेशनशिप्स क्या है ये हम स्टडी करते हैं। और ये जो ब्रांच स्टडी की जिसमें हम डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जो है उनका रिलेशनशिप जो है स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। और ये जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टीमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये सबसे पहले किसने निकाला था? बाय द लिनायस, ठीक है। अगेन कार्लोस लिनायस ने ये जो सिस्टीमा नेचर में जो है ये सबसे पहले सिस्टमैटिक जो है वो पब्लिश किया था, ठीक है, सिस्टीमा नेचर नाम की बुक में।
और फिर तब से जो है ये जो स्कोप है ऑफ द सिस्टमैटिक्स का, ठीक है, ये बढ़ाया गया। इसमें बाद में जो है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन जो है वो इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है होती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ये भी कंसेप्ट जो है वो सिस्टमैटिक्स में जो है वो डाला गया है। इसके बाद बात करते हैं अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन देखा जाए, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हियरार्ची ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टेप्स होती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स कहेंगे, या फिर उसको आप रैंक कह सकते हो, या फिर उसको कैटेगरी कह सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो आप उसे कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, हियरार्ची ऑफ स्टेप्स होती है, या फिर हियरार्ची ऑफ कैटेगरी होती है, या फिर हियरार्ची, ठीक है, मतलब क्या, एक क्रम होता है, चढ़ता क्रम, उतरता क्रम, जैसे हम सीखते हैं एक क्रम होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी नए स्पीसीज को जो है क्लासिफाई करते हैं। और ये जो सारी कैटेगरीज है, ठीक है, ये जो सारी कैटेगरीज है वो मिलके बनाती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। ये सारी जो अरेंजमेंट है ये सब मिलके बनाते हैं एक बिगर कैटेगरी, ठीक है, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। और इसमें का एक एक कैटेगरी जो है, ठीक है, इसमें का एक एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हर एक कैटेगरी इसमें से, ठीक है, इसको हम कहते हैं या रेफर करते हैं हम इसको एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि हर एक कैटेगरी यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करती है रैंक, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन यानी रैंक, रैंक यानी टैक्सॉन। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ठीक है, एंड हियरार्ची है, ये इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल एज लाइक इंसेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, शेयरिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। मतलब क्या, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर द रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स यानी कि हम उसको एक कैटेगरी दे देते हैं, ठीक है। मतलब देखो, इंसेक्ट्स यानी जब भी हमारे मन में इंसेक्ट ये शब्द आता है तो हमें जो है याद आ जाता है, ठीक है, कि उसको 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है, जमीन पे क्रॉल करता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद कर देते हैं। और ऐसे सारे एनिमल्स को हम इंसेक्ट की कैटेगरी में जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स क्या है, एक रैंक है या फिर वो कैटेगरी है। सो टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होती है ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म जो है उससे हमें पता चला, ठीक है, उससे जो है हमें एक कॉमन कैटेगरी से पता चला जिसको हम कहते हैं किंगडम, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी सब कैटेगरीज जो है इसमें इन्वॉल्व की गई, जैसे कि फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम होता है एनिमल के लिए, डिवीजन होता है प्लांट के लिए। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे जो है, ठीक है, ये सारे सब कैटेगरीज है इनटू द लार्जेस्ट कैटेगरी, ठीक है, दैट इज किंगडम। और इसको आप याद भी रख सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी मेरे पास है, दैट इज किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास शीट्स, ठीक है। किंग प्ले चेस ऑन द फाइन ग्लास शीट्स यानी कि किंगडम, ठीक है, डिवीजन और फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। और ये सारी कंस्टिट्यूट क्या करती है, ये सारे मिलके कंस्टिट्यूट करते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। और इसी के जरिए हम जो है अगर कोई नया स्पीसीज हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको आसानी से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल जो है कैटेगरी, दैट इज स्पीसीज। सो स्पीसीज देखा जाए, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है, मतलब क्या बहुत सारे जो है सारे कैरेक्टर जो है उनके कॉमन होते हैं। हम इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक स्पीसीज वाले एनिमल्स या फिर दूसरे स्पीसीज वाले एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरिज्म, दैट इज पोटैटो, ठीक है, पैंथेरा लियो, लॉयन, ये सारे क्या, इसमें से जो नाम थे दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरिज्म, पैंथेरा लियो, इसमें से इंडिका, ट्यूबरिज्म, लियो जो है वो क्या करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पीसीज भी कहते हैं, दैट इज इंडिविजुअल स्पीसीज, दैट इज मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा जो है इसके आगे जो वर्ड लगे थे दैट इज द जेनेरा, ठीक है, या उसको हम जीनस कहते हैं। और फिर ये जो थे दैट इज इंडिका, ट्यूबरिज्म, पैंथेरा, ठीक है, लियो, सॉरी ओनली लियो, इंडिका, ट्यूबरिज्म एंड लियो, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज। सो ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, एक हो सकती है, एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। और उसमें जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज जो है वो भी हम एक दूसरे के साथ देख सकते हैं, मतलब एक जीनस में जो स्पीसीज आती है उसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सिमिलर किसके होते हैं, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज स्पीसीज। अब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज नोन एज सेपियंस, ठीक है, और हमारा ग्रुप जो होता है दैट इज, ठीक है, या फिर जीनस होता है दैट इज होमो,
तो इसलिए हमारा साइंटिफिक नाम क्या हो जाता है, होमो सेपियंस। होमो इज जीनस, सेपियंस इज स्पीसीज। उसके बाद करते हैं जीनस, ठीक है। ऑल ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर कंप्राइजेज द जीनस, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वो जीनस बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी स्पीसीज जो अलग अलग स्पीसीज होते हैं जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो एक जीनस के अंडर आ जाते हैं। जैसे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल आर द टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। पोटैटो अलग होता है, ब्रिंजल अलग होता है, दोनों दिखने में अलग, रहने में अलग, ठीक है, खाने में अलग, टेस्ट में भी अलग लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक ही कैटेगरी से यानी कि एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरिज्म, ठीक है। और फिर उसमें ब्रिंजल भी आ जाता है। जैसे कि अगर हम लॉयन दैट इज पैंथेरा लियो और लीपर्ड दैट इज पैंथेरा पार्डिस की बात करें, या फिर टाइगर दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस की बात करें, ये सारे जो है, ठीक है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शेयर करते हैं, इसलिए ये सारे जो है एक ही जीनस में आते हैं, दैट इज पैंथेरा, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी कैट और डॉग की, तो कैट की जो है, ठीक है, कैट की जो जीनस होती है दैट इज फेलिस, ठीक है। और ये जो डॉग्स की होती है, ठीक है, वो अलग होती है। या फिर अगर हम बात करें जीनस, हम लियो की करें, लॉयन की करें, लीपर्ड की करें, टाइग्रिस की करें, उनकी जीनस जो है वो हमें पता चल गया दैट इज पैंथेरा, लेकिन वो कैट से अलग है। कैट, उनमें भी थोड़े से हमें सिमिलरिटी नजर आती है लेकिन उनका जीनस अलग है, ठीक है। दैट इज कैट का होता है फेलिस और टाइगर का होता है, या फिर लीपर्ड का होता है, या फिर यहाँ पे आप लॉयन का होता है, दैट इज पैंथेरा। उसके बाद उसके हायर कैटेगरी देखो, सबसे बेसिक और छोटी वाली स्पीसीज, उससे ऊपर जीनस, उसके ऊपर अभी फैमिली। फैमिली क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। जैसे जीनस था ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जो नीचे वाली स्पीसीज इज अ बेसिक, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, फिर उसके बाद जीनस क्या है, फिर ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, सिमिलरिटीज जो होती है वो काफी कम होती है और डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। और ये जो फैमिलीज है ये आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ठीक है। अगर हम बात करें 3 डिफरेंट जेनेरास दैट इज सोलेनम, प्यूटेनिया, धतूरा, ठीक है, वो सारे तीनों के तीनों दैट इज सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली दैट इज सोलेनेसी। अमॉन्ग द एनिमल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जीनस जो है दैट इज पैंथेरा कंप्राइजेस ऑफ लॉयन, टाइगर एंड लीपर्ड्स पुट अमॉन्ग द जीनस, ठीक है, हम उसको पैंथेरा में डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन फेलिस दैट इज कैट्स, कैट्स का जीनस फेलिस और वो उनकी फैमिली, ठीक है, इन दोनों की फैमिली, ठीक है, जीनस पैंथेरा वालों की और जीनस फेनिस वालों की फैमिली एक ही है, दैट इज फैमिली फेलिडी। लेकिन अभी जैसे कि हमने पहले भी बात की थी डॉग और कैट, ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी सिमिलरिटीज हमें मिलती है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमें मिलते हैं, इसलिए जो है इनको जो है अलग अलग फैमिलीज में रखा गया है। फेलिडी फैमिली होती है कैट्स की, ठीक है, और डॉग की होती है कैनेडी बिकॉज ऑफ इट्स कैनाइन, ठीक है, कैनाइन जो होता है इनका शार्प होता है इसलिए इसको नाम दिया गया है कैनेडी। फिर उसके बाद ऑर्डर दैट इज ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिलीज इज नोन एज ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो हायर टॉक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इट्स असेंबलेज फैमिली, जैसे कि हमने कहा था, ठीक है, असेंबलेज ऑफ फैमिली। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलुलेसी, सोलेनेसी जो है एक ही ऑर्डर में जाते हैं दैट इज पॉलीमोनियल्स, ठीक है, कॉन्वोलुलेसी एंड सोलेनेसी इंक्लूडेड है इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। मेनली किसके ऊपर बेस होता है ये, मेनली ऑन द बेस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर कॉन्वोलुलेसी और सोलेनेसी को एक ही ऑर्डर में डाला गया दैट इज पॉलीमोनियल्स, ठीक है। एनिमल के एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल्स में देखो कार्निवोरा, ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा में हम क्या इंक्लूड करते हैं, फैमिलीज लाइक फेलिडी और कैनेडी, मतलब डॉग और कैट की फैमिली एक ही ऑर्डर में आती है दैट इज कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरा होते हैं। फिर उसके बाद हायर कैटेगरी उससे भी ज्यादा, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स इज नोन एज क्लास। और अभी एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ मंकी, गोरिल्ला, जिबन, ठीक है, आर प्लेस इन द क्लास मैमिलियस, ठीक है, ये सारे मंकी, गोरिल्ला, जिबन, ये सारे जो ऑर्डर है, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है जो ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं इनको हम डालते हैं इन द क्लास मैमिलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा, ठीक है, कार्निवोरा और मैमिलिया को जो है, ठीक है, कार्निवोरा और प्राइमेटा का जो है, ठीक है, सॉरी, कार्निवोरा और मैमिली का जो है हम डालते हैं इन ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। सो हो जाता है कभी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अभी, क्लास मैमिलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, ठीक है, उसमें बहुत सारे अदर ऑर्डर्स भी है। तो इसमें मेन हमें बुक में दिया क्या गया है एनसीईआरटी में, दैट इज ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड्स
क्लासेस लाइक मैमेलिया एंड कार्निवोरा। उसके बाद फाइलम, ठीक है। अभी फिर से वही हायर कैटेगरी है, तो ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड क्लास इज नोन एज फाइलम। इसमें जो देखो एनिमल्स एग्जाम्पल की बात करें, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी दैट इज फाइलम, ठीक है। फाइलम में आते हैं ये सभी जो है कैटेगरीज। और फिर यहाँ पे प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या आ जाएगा, डिवीजन, ठीक है। और ये सारे जो फाइलम में आते थे, ठीक है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है शेयर करते हैं एज लाइक इन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, इंक्लूड फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। इसमें फाइलम कौन सा आ जाता है, कॉर्डेटा आ जाता है। इसके बाद प्लांट्स, देख दो प्लांट्स के बारे में क्या होता है, फाइलम होता है एनिमल्स, प्लांट्स में होता है डिवीजन, ठीक है। तो सिमिलरली हायर कैटेगरी जो है वो प्लांट्स में डिवीजन बनाती है। और फिर सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है, जिसमें ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फाइलम होता है दैट इज किंगडम, ठीक है। और किंगडम में बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, मोस्टली 5 किंगडम होते हैं, हमें मालूम है, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर होता है फंजाई, फिर एनिमिलिया एंड प्लांटी। दिस वाज द हाईएस्ट, ठीक है, दिस वाज द हाईएस्ट कैटेगरी, दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी, वाज नहीं, दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंस्टिट्यूट्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। समझ में आ रहा है, आता ही होगा, ठीक है, तुमसे बात तो कर ही सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम हैव शोन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं दैट इज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। इसमें जो है एनसीईआरटी में डायग्राम भी दी गई है इसके बारे में, ठीक है। ये ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें जो है हम अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होंगे या फिर प्लांट्स होंगे जो हम क्लासीफाई करते हैं। और ये जो देखो, अगर हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे हम स्पेसीज के किंगडम की तरफ जो है जाते हैं, ठीक है, मतलब क्या ऊपर जाते हैं, वैसे ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कम होने लगते हैं। और जैसे हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ आने लगते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो ये एक डिफरेंस याद में रखना, ठीक है। सो ये जो है इसके ऊपर एमसीक्यू जो है पूछा जाता है। सो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप अप टू द अदर टैक्सा, मतलब जितने हायर कैटेगरी उसमें हम जो है कम रिलेशनशिप लगा सकते हैं बिटवीन द टैक्सा या फिर कैटेगरीज। तो इसलिए जो है लोअर द कैटेगरी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा सकता है, लोअर द कैटेगरी, ठीक है। फिर इजीएस्ट टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप्स अमंग द देम। इसके बाद यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है जिसमें आपको एग्जांपल दिए गए, कॉमन नेम दिए गए ऑफ मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, ठीक है, और फिर वीट। मैंजो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंजो बोल रहा हूँ ठीक है। सो इसके बाद आता है दैट इज मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस। होमो क्या आता है, जीनस। फैमिली क्या होती है, होमनिडी, ठीक है। ऑर्डर कौन सी होती है, प्राइमेटा। क्लास कौन सा होता है, मैमेलिया। फाइलम कौन सी होती है, कॉर्डेटा, ठीक है। सो मैन कंसिस्ट ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है, होमो जीनस, फैमिली होमनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और स्पीसीज सेपियंस। उसके बाद हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मुस्का डोमेस्टिका में मुस्का क्या है, जीनस है, डोमेस्टिका स्पीसीज है। फिर ये आते हैं इन फैमिली मस्कीडी, ठीक है। ऑर्डर कौन सी है इनकी, डिप्टेरा। और क्लास कौन सा है, इंसेक्टा, ठीक है। और फाइलम और डिवीजन कह सकते हैं हम ऑर्थोपोडा। उसके बाद मैंगो, ठीक है, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। जीनस क्या है, मैंजीफेरा। फैमिली कौन सी है, एनाकार्डिसी। ऑर्डर कौन सी है, सैपिंडेल्स। क्लास कौन सा है, डाइकोटिलडोनी। एंड फाइलम और जीनस कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। इसके ऊपर जो है मैच द पेयर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वीट की बात करें तो वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम अस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम अस्टिवम। और फिर उसमें जीनस जो है वो ट्रिटिकम है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, ठीक है, क्लास मोनोकोटिलडोनी है और फाइलम और जीनस है एंजियोस्पर्म। उसके बाद चलो बात करते हैं अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो देखो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज एज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, ठीक है, बहुत ही यूजफुल होते हैं इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और इन जनरल नोइंग फॉर आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बहुत ही जगह जो है ये काम आते हैं, दैट इज द टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। तो ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज है इसमें जो है लगता है करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जो है नॉमेनक्लेचर जो है सही से लगता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके लिए लगता है इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज, ठीक है, फील्ड स्टडीज हमें चाहिए। कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल एंजियोस्पर्म या फिर करे कोई भी स्पेसिमन का हो ऑफ प्लांट और एनिमल, ठीक है, ये इसेंशियल होता है जो कि दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। एंड ऑल्सो द फंडामेंटल टू द स्टडीज इसेंशियल फॉर हैविंग द सिस्टमैटिक्स। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, हमें स्टडी करना, कोई भी स्पीसीज नई आती है तो नई नई स्पीसीज की स्टडी करना, उसको क्लासीफाई करना, कैरेक्टराइज करना जो है वो
हम चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एड चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए जिसके थ्रू हम ये जो है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंप्लीट कर सके, और उसके लिए जो है डिस्कवर किए गए बाय द वेरियस साइंटिस्ट दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। और उसमें सबसे पहला आता है हर्बेरियम। व्हाट इज हर्बेरियम? Herbarium is a storehouse of the collected plant specimens that are dried, pressed, preserved on the sheets। मतलब क्या हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है किसका? प्लांट का, जो ड्राई किए गए हैं, उसको प्रेस किया गया है, ठीक है, एकदम से उसको श्रिंक कर दिया, प्रेस कर दिया कागज के ऊपर, और फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है ऑन द शीट्स, और फिर यहाँ पे जो शीट जो है वो अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस स्पीसीज का ऑन द हर्बेरियम शीट्स, ठीक है, मोस्टली राइट हैंड साइड पे दिया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो हर्बेरियम शीट जो होती है दे कैरी द लेबल, ठीक है, जो लेबल में उसके ऊपर उस प्लांट की जो है पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द डेट, अबाउट द प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, ठीक है, फैमिली कौन सी है, फिर बाकी सब टैक्सोनॉमिक हायरार्की कौन सी है, क्या है, वो सब दिया वाला होता है। सो हर्बेरियम आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। क्या होता है? वो ड्राई करते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट लेते हैं उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, उसको ड्राई करते हैं सबसे पहले धूप में, फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर उसको चिपका देते हैं, और फिर वो जो चिपकाया वाला मैटर जो है वो जो कपबोर्ड में स्टोर करके रखते हैं। जब भी उसकी ज़रूरत होगी, जब भी उसकी स्टडी करना होगा, तब हम कपबोर्ड से उसको निकाल सकते हैं। तो दैट इज हर्बेरियम। उसके बाद आता है बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है। तो व्हाट आर द बॉटनिकल गार्डन्स? दीस आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्टेड ऑफ द लिविंग प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि हम हर्बेरियम में ड्राई करते हैं, डेड हो जाता है प्लांट्स, तो यहाँ पे हम ड्राई नहीं करते, ठीक है। लिविंग प्लांट्स को जो है हम उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है रखने का काम करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। सो इसमें जो है उसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिकल नेम या फिर फैमिली का नेम जो है वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है वो प्रेजेंट है इन द क्यू इंग्लैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट MCQ है। फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है प्रेजेंट है इन द क्यू इंग्लैंड। फिर उसके बाद इंडिया में देखिए बात करें तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया। और फिर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च, जिसमें रिसर्च आता है वो लखनऊ इंडिया, ठीक है, जिसमें रिसर्च नहीं आता है दैट इज अ, ठीक है, गार्डन हावड़ा, ठीक है, दैट इज अ हावड़ा इंडिया। उसके बाद म्यूजियम की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो इंस्टीट्यूट्स में होता है मोस्टली, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है? प्लांट ट्राई किया जाता है, और जो एनिमल होते हैं उनको जो है, ठीक है, उनके अंदर का जो स्टफ है वो निकल के उसमें जो है डिफरेंट केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो बॉडी जो है वो प्रिजर्व हो सके और वो साइंटिफिक स्टडी के लिए जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। सो दैट इज नोन एज म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है? मोस्टली डेड एनिमल्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या डेड प्लांट्स, उसमें हर्बेरियम में कभी कभी रखे जाते हैं। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क जू, जिसमें हम जाते हैं, ठीक है, हर वीकेंड पे जाते हैं, या फिर अभी नहीं जाते होंगे लेकिन जाते होंगे। तो उसमें क्या होता है कि एनिमल जो है वो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में जो है वो क्या किए जाते हैं? स्टोर किए जाते हैं या फिर उनको रखा जाता है अंडर द ह्यूमन केयर, ठीक है, अंडर द ह्यूमन केयर उनको रखा जाता है। और इससे जो है, ठीक है, हमें उनके फूड हैबिट्स या फिर बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है। So all the animals in the zoos are provided as far as possible the common similar to their natural habitat, ठीक है, मतलब क्या, जो भी एनिमल्स वहाँ पे प्रेजेंट है इन जूलॉजिकल पार्क, उनको उनका नेचुरल इन्वायरमेंट देने की पूरी कोशिश जो है वो की जाती है। सो मोस्टली हम बच्चे जो है, जब बच्चे थे हम उसको जिद करते थे माँ को लेके जाने के लिए, दैट इज जू यानी कि जूलॉजिकल पार्क। उसके बाद आता है कीज, देखा जाए तो अनदर एग्जांपल, ठीक है, अनदर टैक्सोनॉमिकल एड विच इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड द डिसिमिलरिटीज, ठीक है। सिमिलरिटीज क्या है उनमें और डिसिमिलरिटीज क्या है, इसके जरिए जो है हम उनका पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखा जाए तो इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, ठीक है, टू अपोजिट ऑप्शन के बीच में जो है चॉइस ये दिखाता है, जैसे कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्लांटी, एनिमिलिया, दो डिफरेंट अलग अलग चॉइसेस है, और उसके जरिए जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो की होती है, ठीक है, ये मोस्टली कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, और हर एक स्टेटमेंट इन दिस की इज नोन एज लीड। हर एक सेंटेंस इन दिस जो है लीड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, सॉरी, हर एक सेंटेंस जो होता है उसमें हम कहते हैं उसको लीड, ठीक है, हर एक सेंटेंस इन द की इज नोन एज लीड। इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है, इसलिए मैंने 4 बार रिपीट किया, ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर एक टैक्सोनॉमिक जो की है जो है वो लगती है, जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो है उनका दे आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस, ठीक है।
और मोस्टली कीज जो होती है वो क्या होती है, एनालिटिकल इन नेचर होती है, मतलब क्या मैथमेटिकल टर्म में हम उसको एनालिटिकल इन नेचर जो है मोस्टली कहते हैं। सो इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स जो है वो भी टैक्सोनॉमिक एड्स में आते हैं, वो भी हमें जो है आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा की बात करें तो इट कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स, एक्चुअल में कितना है इन द गिवन एरिया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, मोस्टली इट प्रोवाइड्स इंडेक्स फॉर द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया में ही जो प्लांट स्पीसीज फाइंड आउट की जाती है उसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। मैनुअल जो है वो ऑल्सो यूजफुल है इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम्स, ठीक है, एंड स्पीसीज इन द एरिया। और उसी के साथ साथ मोनोग्राफ जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, दे कंटेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक तो उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे अबाउट एनी टैक्सॉन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये था पॉडकास्ट ऑफ द लिविंग वर्ड, होप आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे बायोलॉजी सीखना है, ठीक है, बायोलॉजी सीखना नहीं सीखना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जाके स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डॉक्टर शुभम मुड़े सर्च कीजिए, आपको मैं वहाँ पे मिल जाऊंगा। रेगुलर क्लासेस 11th और 12th के साइमल्टेनियसली चालू है, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, उसके ऊपर मैं नोट्स भेजता हूँ, मेरे लेक्चर के अपडेट्स भेजता हूँ, कितने बजे है, क्या बजे है, तो इसके जरिए जो है प्लीज यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए। एंड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। सो गाइस, बाय बाय।